जो पता है। अभी हुआ था सर 2 मिनट पहले। ओके चलो ठीक है, ये यहाँ तक बता दिया था मैंने, समझ में आया ये क्या है? ये सर आपने आधा ही बताया था बस। चलो ठीक, ये देखो, ये क्या है, फर्स्ट कॉइल है, ये फर्स्ट कॉइल है इंडक्टेंस की, और ये सेकंड कॉइल है। ठीक है, ये इंडक्टर है, यहाँ पे मैंने दो इंडक्टर लगाए, ठीक है, उनको कपल्ड किया गया है बाय सर्किट से। ठीक है, तो यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कैसे होगी, जिससे इसमें करंट फ्लो होगा। तो लेंज नियम अपने ने पढ़ा है ना, कि जैसे ही अगर यहाँ पे कोई बार चुंबक है NS, ठीक है, और ये कोई लूप है, कौन कौन क्या है, लूप है, अगर ये लूप को अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के पास लेकर आते हैं तो क्या होता है, इसमें वोल्टेज इंड्यूस होता है। क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है। ठीक है, जिसे दूर ले जाएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगी, और पास ले जाएंगे तो रिपल करेगी, क्योंकि पास ले जाएंगे तो ये बिहेव एज ए एन, और ये वाला एज ए एस करेगा। जैसे अपन इसको पास लेकर आते हैं चुंबक के, तो वो यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस होता है, तो सम करंट इसमें फ्लो होता है। ठीक है, और जैसे इसको दूर ले जाते हैं अपन इसको मैग्नेटिक बार चुंबक से, तो क्या होता है, यहाँ पे ये एस हो जाता है और यहाँ पे एन हो जाता है। तो जैसे एन एस होगा तो ये क्या करेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और ये यहाँ पे जैसे इसको दूर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है कुछ ना कुछ, उसके कारण इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, प्लस समथिंग प्लस माइनस। ओके, तो वी वोल्टेज से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्यों हो रहा है, कि फ्लक्स के कारण। तो ये जो फ्लक्स है, किसका फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड का साई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साई इज इक्वल टू हाउ मच, जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है किसके, फ्लक्स में चेंज होने के कारण। जैसे अपन कॉन्स्टेंटली यहाँ पे इसको रख देंगे तो कुछ भी इफेक्ट अपने को देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे उस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में आप मूव करवाओगे तो क्या होगा, वहां पे कुछ ना कुछ करंट और वोल्टेज इंड्यूस होगा, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन के कारण यहाँ पे क्या होगा, जो वोल्टेज इंड्यूस होगा उसको इक्वल टू वी इक्वल टू माइनस, माइनस साइन के रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट या वोल्टेज इंड्यूस होगा, डी साई बाई डी टी, डी साई बाई डी टी। ओके, डी साई बाई डी टी यानी फ्लक्स में चेंज किसके बराबर होता है, वोल्टेज के। तो दिस इज योर फेराडे। यहाँ पे जो मैंने बताया था ये लेंज लॉ था। ठीक है, जिसमें अपन मैग्नेटिक बार को, यहाँ पे चुंबक को लेते हैं और उसको लूप में इस प्रकार से मूव करवाते हैं, तो अपन को पता चलता है कि जैसे ही टाइम के रिस्पेक्ट में जो लूप वेरी करती है तो उसके कारण वोल्टेज इंड्यूस होता है, किसमें, इस लूप में। यहाँ पे स्मॉल कट रहता है, ध्यान रखना है, स्मॉल कट रहता है इस लूप में, ताकि पता चल जाए कि यहाँ पे कितना वोल्टेज इंड्यूस हुआ है। ठीक है, तो वो इंड्यूस वोल्टेज हुआ है ना मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, उसको दिया जाता है वी इंड्यूस्ड, और ये किसके बराबर होता है, वी माइनस डी साई बाई डी टी। साई क्या है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक फील्ड से निकल रहा है। अब देखो यहाँ पे जो साई है, ये अगर मैग्नेट है तो उसके लिए साई किसके बराबर रहेगा, साई के, साई इक्वल टू फाइव भी बोल सकते हो आप। ठीक है, फाइव क्या होगा, इंडक्टेंस को अपन पिक्चर में लेकर आ रहे हैं, तो इंडक्टेंस क्या होगा, इंडक्टेंस होता है किसके बराबर, ओके, साई जो रहता है इज इक्वल टू एल आई रहता है। एक मिनट है ना, साई जो रहता है वो किसके प्रोपोर्शनल रहता है, करंट फ्लो जो हो रहा है लूप में उसके प्रोपोर्शनल रहता है। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जैसे हटता है, प्रोपोर्शनल जैसे हटता है तो एल पिक्चर में आता है। एल को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो ये इंडक्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो अब जो साई है अभी यहाँ पे बराबर है फाइव के, और अपनों को पता है ना साई इज इक्वल टू हाउ मच, बी डॉट डी एस, बोलो, यस सर। बी डॉट डी एस होता है। और क्लोज लूप के लिए कितना रहता है, इसका वैल्यू जीरो रहता है, लेकिन यहाँ पे अपन केवल सिंगल सरफेस की बात कर रहे हैं तो जीरो नहीं होगा, दैट्स व्हाई। सर ओके, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स नहीं आएंगे क्या, यस यस, मैं जो वही आपने फ्लैट वही दिया? अभी मैंने चुंबक का डिस्कस किया, दैट्स चुंबक है ना, ये चुंबक में टर्न नहीं होता है, एक कांस्टेंट चुंबक जो रहती है NS, इसमें टर्न होता है क्या, नहीं होता है ना, यस। या। तो अभी अपन क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इंडक्टेंस। अब मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट है ना, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना आपको, साइज इक्वल टू फाइव, अभी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर, है ना, तो ये। मैग्नेटिक फ्लक्स कौन होता है फॉर्मूला का? हाँ एक्चुअली अभी बताता हूँ, एक मिनट रुको ना। अब जैसे अपनों ने सोलोनोइडल देखा था, सोलोनोइडल कैसा रहता है, इसके ऊपर तार की वाइंडिंग कर देते हैं इस प्रकार से ना, तो और इसमें
इस प्रकार से इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज योर बैटरी। ओके, अब यहाँ पे टाइम वेयरिंग बैटरी में यूज कर रहा हूँ। टाइम वेयरिंग बैटरी क्या, मैं जो फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो भी कैसी रहेगी, टाइम वेयरिंग फील्ड रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है इसके कारण दिस इज योर फ्लक्स। तो इस प्रकार से ये फ्लक्स निकलता जाएगा इसके थ्रू। ठीक है ना, ये फ्लक्स के कारण अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्न है, एन टर्न बता दिया मैं। ठीक है, दिस इज योर एन टर्न। अब यहाँ पे जो चुंबक रहेगी वो NS है। अगर यहाँ पे मैं डीसी सोर्स यूज कर रहा हूँ, ठीक है, डीसी सोर्स, तो उस केस में क्या रहेगा, यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट एन रहेगा, और यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ उसका, है ना, ये डायरेक्शन नहीं रहेगा। एन एन ये अगर ये बनता है तो डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पे सोलोनोइडल है, तो सोलोनोइड से जो भी फील्ड निकलेगी वो इस प्रकार का डायरेक्शन, वो एज ए एन की तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की बिहेव करेगा। और सेकंड वन कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, डीसी सोर्स लगाया। ठीक है, और डीसी का मतलब फ्रीक्वेंसी जीरो। और अगर एसी सोर्स अपनों ने यूज किया है तो ये दोनों फ्लक्चुएट होते रहेंगे। जैसे अपनों को पता है जो डी एसी सोर्स रहता है उस प्रकार साइनोसॉइडल वेरिएशन रहता है। तो जैसे ही यहाँ पे प्लस वाला आएगा तो ये एन की तरफ बिहेव करेगा, और जैसे ही इसके ऊपर वोल्टेज नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे एस बन जाएगा और यहाँ पे एन बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड यू कैन जनरेट बाय यूजिंग एसी सोर्स। ओके, तो ये तो मैंने बता दिया कि सोर्स के थ्रू अपन मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपनों ने दूसरा इंडक्टेंस रख दिया, ये इंडक्टेंस यहाँ पे रख दिया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये इंटरफेस करेगा इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे डीसी सोर्स अपन ले रहे हैं, केवल डीसी है ना, डीसी सोर्स ले रहे हैं। तो अब जो फ्लक्स जनरेट होगा साई इज इक्वल टू जो फ्लक्स है थ्रू दिस, ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये दूसरी वाली फील्ड के दूसरे वाले इंडक्टेंस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो उसके कारण उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, जनरेट होगा करंट और वोल्टेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, तो जैसे इसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा ना। तो अपोजिट डायरेक्शन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। तो अपन यहाँ पे साई इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एन फाई के बराबर हो जाएगा। या आप उल्टा लिख सकते हो, एक्चुअली मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, दिस इज योर फाई। फाई जो फ्लक्स है, फ्लक्स किससे जो इंटरेक्ट कर रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, एन इंटू साई के। ठीक है, एन इंटू साई के। तो अब देखो मैंने क्या बताया, जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है V इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी। और नंबर ऑफ टर्न किसके, इसके टर्न आप ले सकते हो, तो डी फाइव बाई डी टी इज इक्वल टू, फाइव की वैल्यू रखो यहाँ पे, कितना हो जाएगा एन साई, तो माइनस एन डी साई बाई डी टी। दिस इज योर फेराडे। ओके, यस सर। ये अगर फेराडे लॉ का अपन करेंगे अभी मैक्सवेल इक्वेशन में, तो अभी जो टाइम वेरिंग फील्ड पढ़ेंगे ना तो उसमें अपनों को पता चल जाएगा ये चीज। ठीक है, तो अपन जो मैं एक मेन कंसेप्ट बता रहा था वो ये था कि इंडक्टेंस कैसे पिक्चर में आता है। इंडक्टेंस ऐसे पिक्चर में आता है, जो फ्लक्स है वो फ्लक्स के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है फाई, जो फाई रहता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, करंट, इंड्यूस करंट के। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल रहता है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल जैसे हटता है तो क्या हो जाता है, कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, इंडक्टेंस बोलते हैं। अगर ये केवल अपनों ने जो लूप और फेराइट कोर इसमें डाली है सोलोनोइडल, ठीक है, और उसके चारों ओर अपने तार वाइंडिंग कर दिया, तार वाइंडिंग कर दिया है ना, तो इसके कारण जो प्रोड्यूस होगा करंट, वो ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो करंट ये रहेगा आई। और जो फाई है, जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको अपन फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। फाई बराबर एन साई भी लिख सकते हो, एन साई। साई में पता है ना, साई और बी में क्या रिलेशन होता है, और इस प्रकार फाई और बी में रिलेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ एन नंबर ऑफ टर्न का ही इसमें फैक्टर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ध्यान रखना है ना। तो आई ये अपन यूज करेंगे फेराडे लॉ, ये नेगेटिव साइन। ओके, तो साई बराबर एल आई, और एल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या कैलकुलेट करने पड़ेगा, फाई अपॉन आई। तो जैसे फाई किसके बराबर होता है, एन साई के, है ना, योर एन साई। तो साई कैलकुलेट कर लेंगे तो अपनों को फाई कैलकुलेट हो जाएगा। फाई कैलकुलेट होते ही अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करते ही आपको इंडक्टेंस मिल जाएगा। ठीक है,
तो इतना सा कंसेप्ट में डिस्कस कर रहा था कि इंडक्टेंस किस प्रकार से निकालना है। यहाँ इन्होंने लेमड़ा से रिप्रेजेंट किया, मैंने 5 से रिप्रेजेंट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, है ना। तो लेमड़ा बराबर भी एन साई है, तो बात बराबर ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दिस इज अ कॉइल, और जो भी करंट मैंने बताया इस प्रकार से आप उसको फॉलो कर सकते हो। और ये म्यूचुअल, ये सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही कॉइल है, और यहाँ पे इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। म्यूचुअल का मतलब समझ रहे हो, एक इंडक्टेंस के कारण दूसरे में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव बैटरी शो कर रही है लोड, एज ए लोड, यहाँ पे जो इंटरेक्शन हो रहा है टू मैग्नेटिक सर्किट का, ठीक है। और इसकी ऊर्जा कैसे दी जाती है, एनर्जी, एनर्जी दी जाती है 1/2 Li²। ओके, बाकी ये रिलेशन मैंने सारे बता दिए आपको, और अभी मैं इसमें ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अपने कोर्स में एक्चुअली है नहीं, तो इसलिए मैं यहीं पे स्किप कर रहा हूँ उसको। ये दोनों रिलेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो आरसी कैपेसिटेंस के लिए और इंडक्टेंस के लिए क्या होता है, दोनों में रिलेशन है। देखो यहाँ पे एप्सिलॉन, जो कैपेसिटेंस रहता है उसमें सिग्मा कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, और यहाँ पे क्या परमियाबिलिटी, इंडक्टेंस के लिए परमियाबिलिटी डिपेंड करती है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, इससे आपको चारों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रांसमिशन लाइन में यूज करेंगे तो इन दोनों रिलेशंस को। ओके, चलो नेक्स्ट चैप्टर अपन देख लेते हैं ना। सर अभी भी एक ही यूनिट चल रही है जब से। अब सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब अपन प्लान वेव के ऊपर जाएंगे, तो थोड़ा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपको, फिर प्लान वेव पढ़ेंगे अपना, हाँ। तो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई इसी के साथ। एक मिनट है। देखो अभी मैंने फेराडे लॉ बताया था, डिस्कस किया था, है ना। एक मिनट, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब ये मैंने एक और चीज में डिस्कस कर लेता हूँ। आपको मैंने बताया था कि जो पार्टिकल रहता है प्लस क्यू चार्ज है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट, ये पॉइंट है, कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा, प्लस क्यू चार्ज, पी पॉइंट पे रखा हुआ है। अगर पी पॉइंट पे रखा हो तो क्या जनरेट करता है, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो टाइम का फंक्शन नहीं रहती है, ठीक है ना, तो वो डीसी या स्टैटिक फील्ड जनरेट करता है ना, स्टैटिक फील्ड जनरेट करता है, ओनली स्टैटिक। क्या मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा क्या, जल्दी बताओ। एक स्टैटिक चार्ज क्या क्या जनरेट कर सकता है, इज को जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी वो जीरो के बराबर तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ फील्ड रहेगी, है ना, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। या। और जो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी इसमें, बी की वैल्यू या एच की, बताओ, 0। जीरो रहेगी। ये स्टैटिक फील्ड 0। होती है कि अगर पार्टिकल जो है वो पार्टिकल आपका स्टैटिक है, यानी कि मूव नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो स्टैटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो दिस इज योर फर्स्ट कंक्लूजन वी हैव ड्राइव। तो केवल स्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट होगी, है ना। अगर ये पार्टिकल जो है प्लस क्यू चार्ज जो है, ये पॉइंट पी से लेके कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, यू वाई, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, तो अब मुझे बताओ कौन कौन सी फील्ड जनरेट होगा। एक तो देखो पार्टिकल प्लस क्यू चार्ज लेके जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगी, बोलो होगी कि नहीं होगी, होगी ना। यस सर। यस, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, क्या मैग्नेटिक फील्ड जीरो रहेगी, नो सर। यस नो। अब यहाँ पे बताओ, जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो क्या रहेगी, स्टैटिक रहेगी, कौन सी रहेगी, स्टैटिक फील्ड रहेगी, ठीक है। स्टैटिक फील्ड क्यों रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, कौन बताएगा। क्योंकि मैंने बताया था अगर कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, मैंने बताया था, डिस्कस किया था, इसलिए मैग्नेटोस्टैटिक में अगर पार्टिकल की जो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, स्टैटिक फील्ड जनरेट करता है, स्टैटिक। यस, जो कि टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं रहती, डीसी फील्ड भी बोल सकते हो आप इसको ना। और एज वेल एज ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, क्योंकि पार्टिकल पे कुछ ना कुछ चार्ज, और चार्ज अपन जानते हैं कि जहां पे भी चार्ज रखते जाए तो उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन निकलती है ना, इसीलिए वो फ्लक्स लाइंस यहाँ पे निकलती रहेगी। अब जो नेक्स्ट कंक्लूजन है वो क्या देखा है, अब देखेंगे उसको अपन, कि अगर पार्टिकल जो है, जो पार्टिकल चल रहा है वो पार्टिकल
प्लस क्यू चार्ज पॉइंट पी से चला, लेकिन कुछ एक्सेलरेशन उसको दे दिया। एक्सेलरेशन का मतलब समझते हो ना, एक्सेलरेशन आप लोगों ने कांस्टेंट कर दिया, एक्सेलरेशन दे दिया एक्चुअली, कुछ समथिंग ए नॉट दे दिया। ओके, एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। हियर यू वाई जो है एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, डी यू वाई बाई डी टी के। बोलो होगा, अरे Yes, sir. या। तो अब यहाँ पे क्या जो पार्टिकल है वो क्या एक्सेलरेट हो चुका है, जिसकी वेलोसिटी क्या नहीं रही, कांस्टेंट नहीं रही। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होगा, वो फील्ड जनरेट करेगा जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम। क्लियर है सबको, अब समझ में Yes, आया। sir. अब चैप्टर की नई शुरुआत हुई अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल को कुछ एक्सेलरेशन अपनों ने दिया है। जो एक्सेलरेशन ए दिया है ना, उस एक्सेलरेशन के कारण जैसे पार्टिकल मूव करेगा ना, तो इस प्रकार की फील्ड जनरेट होती है। ये साइनोसॉइडल फील्ड है, ठीक है। और ये अपन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं, जो वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो भी टाइम वेरिंग रहेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी टाइम वेरिंग रहेगी। यानी कि जो फील्ड रही अब वो क्या नहीं रही, स्टैटिक नहीं रही। यानी कि E और B जो है वो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसमें रहेगी। आप ये भी बोल सकते हैं कि कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी उनकी रहेगी, और टाइम वेरिंग रहेगी। क्या रहेंगी, टाइम वेरिंग। दिस इज योर टाइम वेरिंग। और क्या स्टैटिक बोलेंगे इसको, स्टैटिक बोलेंगे टाइम वेरिंग। No, sir. यस। तो अब जो चार्ज पार्टिकल है जो एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है, उसकी जो फील्ड रहेगी वो टाइम वेरिंग रहेगी, ठीक है ना। तो टाइम वेरिंग रहेगी, इसमें स्टैटिक फील्ड का कोई रोल नहीं। वो स्टैटिक फील्ड तब तक ही रहती है जब अगर वेलोसिटी जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है। जैसे वेलोसिटी को आपने चेंज कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल विथ वेव, एसोसिएटेड वेव। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने अगर ऐसे डिनोट किया है, मैं 3 डायमेंशनल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपनी जेड डायरेक्शन है, और ये जो मैं ले रहा हूँ एक्स डायरेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक्स है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो वाई होगी। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड चल रही है ये ऐसे। और दिख रहा है ना आपको, ये परपेंडिकुलर एक्चुअली। 3 डायमेंशन में कैसे बताऊं, ये कुछ इस प्रकार से दिखेगी। अगर इसको आप यहाँ से जेड डायरेक्शन में यहाँ पे आप बैठ जाओ, ठीक है, यहाँ पे आप बैठ गए, ठीक है, जेड डायरेक्शन की ओर देख रहे हो, तो यहाँ पे देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि ये ऐसी और ऐसी है। ये दिख रहा है ना, इस प्रकार से दोनों परपेंडिकुलर रखेगी, मतलब क्रॉस सेक्शनल व्यू बता रहा हूँ। इसे क्या बोलते हैं, फ्रंट बोलते हैं, ठीक है, फ्रंट बोलते हैं इसका। जो वेव का जो फ्रंट रहेगा वो कैसा रहेगा, दोनों परपेंडिकुलर रहेगा इस प्रकार से। तो ये अपन ये भी बोल सकते हैं ये एक्स पोलराइज है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये एक्सप्लोराइजेशन है। एक्सप्लोराइजेशन का मतलब क्या होता है, केवल लाइन एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन का मतलब समझ रहे हो, एक्स में। अगर फील्ड में कुछ एंगल रहता, अगर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो जनरेट हुई है, इनके बीच में अगर कुछ फेज डिफरेंस रहता इन केस, तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है